Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Level Up CLAT PG, your one-stop solution for CLAT PG examination. So today I'll be covering a recent judgment of इरफान सोलंकी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है. मैं लाइव लॉ अच्छे से देख रहा था, मैं रोज ही देखता हूँ यार, तो मैंने उस पर जजमेंट देखा और मुझे लगा आई शुड कवर इट. 2026 का जजमेंट है, अभी थोड़े दिन पहले का ही है, एक दिन या 2 दिन पहले का, अप्रैल का ही जजमेंट है. इसको आज मैं अच्छे से कवर करने वाला हूँ यार. जो जजमेंट मुझे इंपॉर्टेंट लगता रहता है मैं लेके आता रहता हूँ. मैं हर दिन भाई देखो सच्ची बताऊँ एक बात, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सुप्रीम कोर्ट जो है 1 साल के अंदर भतेरे जजमेंट देती है. सुप्रीम कोर्ट 1 साल के अंदर मान लो 400 जजमेंट दे देती है, मान लो, ठीक है. ये मैं कोई नंबर फिक्स नहीं बता रहा हूं. और 400 में से क्या 400 आपके लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं यार. अब जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्या वही आएंगे? नहीं यार. बट मुझे एक्सपीरियंस है, विद माय एक्सपीरियंस ऑफ क्रैकिंग एग्जाम मल्टीपल टाइम्स, मेरे को आइडिया है, विद माय एक्सपीरियंस ऑफ क्रैकिंग अदर एग्जाम्स, मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ किस साइड झुकाव होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, तो मैं उस टाइप की जजमेंट लेके आता हूं जो वैल्यूएबल है. मैं हर दिन एक जजमेंट लेके नहीं आता कि मुझे लगता है वो ओवरबर्डन कर देना होगा, और मैं आपको बहुत सारा बड़ा कंपेंडियम पकड़ा दूं जजमेंट का, वो मेरे को लगता है बहुत ओवरबर्डन कर देना होगा. तो रेलेवेंट और कभी कभी जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल स्टेट जो हमारे रिचुअल्स हैं. दीपक भाई जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे आपको डेली क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है. और आज मैं एक चीज करने जा रहा हूँ कि हम लोगों ने देखो अपने जजमेंट में डॉक्ट्रिन्स पढ़ाना शुरू कर दिया था, वो हम आज भी करेंगे. आज मैं आपको जो मैंने क्यूओटीडी जो क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने इस केस से इरफान सोलंकी से अपडेट करवाया है ग्रुप पे, वो सॉल्व करवाऊंगा यहीं पे. आराम से हम लोग सॉल्व करा जाएगा उसको. ठीक है, सो प्लीज बी अश्योर्ड कि आपको आज यहाँ पे एक प्रॉपर केस का सोल्यूशन भी मिलने वाला है. ठीक है, और इससे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब कोई ऐसे केस आता है, कोई भी ऐसी चीज आती है, जैसे मैं क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग केस के बेस पे बनाते हैं. हम लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं बना देते हैं कि भाई जो रेलेवेंट नहीं उस पर क्वेश्चन बना दो, जो रेलेवेंट आर्टिकल नहीं, रेलेवेंट चीज नहीं, सिलेबस के क्वेश्चन बना दो. क्वेश्चन हम लोग ढंग के बनाते हैं, फिर हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं. तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो. ठीक है, 1 सब्सक्राइब इज इक्वल टू 1 प्रेयर. चलो शुरू करें. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई 3 जजेस की बेंच है कि नहीं? जहां पे 3 जज की बेंच आती है मामला हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट. और ये मैटर है इरफान सोलंकी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2026 का ही मैटर है. कौन है जज में जो बेंच में है? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बख्शी एंड जस्टिस विपुल पंचोली. ठीक है, आज हम लोग अच्छे समझेंगे कि ये केस में क्या हुआ था और फिर हम लोग इसका क्वेश्चन भी लगाएंगे. तो शुरू करें. चलो, सबसे पहले जो इस केस में चीज हुई थी वो थी एक रिट पिटिशन फाइल हुई थी. ठीक है, अब रिट पिटिशन तो मेरे हिसाब से पता ही होनी चाहिए आपको. रिट पिटिशन में नहीं पता तो बहुत नाजुक हालात चल रहे हैं आपकी प्रिपरेशन के. तो एक रिट पिटिशन फाइल हुई थी किसके लिए? टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ एक्ट. वो कौन सा एक्ट था? वो एक्ट था यूपी गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986. फिर से बोल रहा हूं, यूपी गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986, जिसको हम लोग कई बार गुंडा एक्ट भी कहते हैं. हमारे यहाँ, हमारे यूपी में ना इसको गुंडा एक्ट बोला जाता है. ठीक है, अब इसको क्या चैलेंज किया गया? इसकी चैलेंज करी गई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कि यार ये एक्ट जो है वो संविधान के विरुद्ध है, वो संविधान पे खड़ा नहीं उतर रहा, संविधान के सिद्धांतों पे, एक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे खड़ा नहीं उतर रहा है. ठीक है, अब हुआ क्या इसमें पूरा भाई वो सुनो बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड के बिना केस समझोगे कुछ भी समझ तुमको भी नहीं आएगा. तो यहाँ पे जो पिटिशनर थे वो एक फॉर्मर पॉलिटिशियन थे. ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई इस एक्ट को कई मर्तबा कई बार यूज किया गया है एक टूल की तरह. टूल किस टाइप के टूल की तरह? ताकि आप अपना आपसी रंजिश, आपकी राजनीति में जो रंजिश नहीं होती, पॉलिटिकल वेंडेटा, उसको सेटिस्फाई कर सकें. कैसे? आप यहाँ पे ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ को इस एक्ट के अंदर बाईपास कर लेते हो. क्योंकि आपको एक क्या कहते हैं मैक्सिमम पता होगा कि भाई शायद से मैक्सिमम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, जनरल या स्पेशलिबस नॉन डेरोगांट करके कुछ होता है. ठीक है, कि जनरल लॉ स्पेशल लॉ को डेरोगेट नहीं करेगा. क्रिमिनल लॉ जनरल लॉ है, ये गैंगस्टर्स के लिए स्पेशल लॉ है. तो इस लॉ को कई बार क्रिमिनल लॉ के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है क्योंकि स्पेशल लॉ है. तो बोला क्या गया, जो पिटिशनर थे हमारे फॉरेन पॉलिटिशियन, उन्होंने बोला कि यार इस एक्ट को कई दफा यूज किया जाता है. किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि हम इससे ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ को बाईपास कर दें और इस एक्ट के अंदर एक इंसान को जो कि गैंगस्टर्स को पनिश करें. और ये कई बार यूज किया जाता है एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, वही राजनीति की रंजिश को क्या कहते हैं सुलझा, कहते हैं मतलब सेटिस्फाई करने के लिए, उसी के रंजिश के अंदर. ठीक है, तो भाई पहला कंटेंशन क्या लगा? पहला कंटेंशन लगा
कि भाई इसमें एग्जीक्यूटिव ओवररीच होती है जब ये एक्ट लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा भाई एग्जीक्यूटिव का जो रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है भाई तुम्हारा स्टेट लेवल पे भाई, हर एक उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, यूपीएससी, ठीक है। तो डीएम को कई सारे पावर्स मिल जाते हैं इस एक्ट के अंदर। वो पावर कैसे होते हैं कि वो एडजुडिकेटरी कोर्सिव फंक्शंस को कहते हैं, जो जुडिशरी के बेसिकली फंक्शंस होते हैं उनको अपना लेता है। भाई एडजुडिकेशन, सजा सुनाना, सुनवाई करना मुकदमे की, वो किसका काम है? जुडिशरी का। बट उसको कौन ले रहा है अपने हाथ में? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम। जब इस एक्ट के अंदर एप्लीकेशन जा रहा है तो ये जो एक्ट है, पहला एलिगेशन ये लगा कि भाई ये एग्जीक्यूटिव ओवररीच कर रहा है। मतलब जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है, क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव अलग है, थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग होती है, जुडिशरी अलग है, और जैसे अमेरिका में एकदम अलग है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, आर्टिकल 1 2 3 सब अलग है अमेरिका का। पर यहां इतना स्ट्रिक्ट अलग नहीं है, तो हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग होती है। पर यह बता रहा है कि जब आप एक डीएम को कोर्ट की पावर दे रहे हो तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के डोमेन में आगे जा रहा है, यू एडजुडिकेशन भी कर दे रहा है एक्ट को लगा के। और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करना इन लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड अदर फंक्शंस, पब्लिक फंक्शंस, हमारी एक डीपीएसपी है। कौन सी डीपीएसपी है ये तुम बताओगे, हर चीज हम नहीं बताएंगे, कुछ आपको ही पता होनी चाहिए। एक डीपीएसपी है जो बोलती है स्पेसिफिकली कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग रखना है इन पब्लिक फंक्शंस, ठीक है। तो ये पहला एलिगेशन लगा था इस एक्ट पे। उसके अलावा यहां पे एक चीज बोली गई, क्या बोला गया कि भाई इस एक्ट के अंदर एक इंसान को आप एक ठप्पा चिपका देते हो। वो ठप्पा क्या होता है? गैंगस्टर। कि भाई एक पर्टिकुलर इंसान गैंगस्टर है। और किस बेस पे देते हो ठप्पा? ये ठप्पा आप देते हो कि भाई एक पर्टिकुलर सिंगल एफआईआर आपके खिलाफ हो गई, ठीक है, और कोई भी ऑफेंस आपने कर दिया, जहां पे क्या कहते हैं बेल भले उसको मिल गई हो, बट अगर वो ऑफेंस इस एक्ट के अंदर आ जाता है, इसको तो यूपी गैंगस्टर, यूपी गुंडा एक्ट कहते हैं, जब इस एक्ट के अंदर उसका कॉग्निजेंस ले लिया जाता है तो जिस आदमी पे एक्यूजेशन होता है उसको प्रॉपर गैंगस्टर का लेबल मिल जाता है कि भाई आप हो एक सर्टिफाइड गैंगस्टर, सर्टिफाइड जी। समझे? चलो, अब ये दूसरा एलिगेशन था कि आप किसी को डायरेक्टली गैंगस्टर कैसे लेबल कर दे रहे हो, ठीक है। आप एक प्रॉपर एक इंसान के पूरा जिंदगी पे एक लेबल लगा दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल एफआईआर। उसके अलावा जो बेल प्रोविजंस होते हैं इस एक्ट के अंदर, जैसे भाई देखो एक्ट में ट्विन कंडीशंस थी, इस एक्ट में ट्विन कंडीशंस थी जो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उससे काफी सिमिलर है। बट उस कंडीशंस की वजह से इस एक्ट में बेल लेना जस्ट बिकॉज ऑफ एक गैंगस्टर का लेबल लग गया है, पर पीएमएलए में जो ट्विन कंडीशंस हैं, ये मैंने एक और आपको चीज दी पढ़ने के लिए। पीएमएलए की ट्विन कंडीशंस क्या होती हैं? भाई देखो, जो चीजें मैं बताता रहता हूं ना, ये मैं तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी जगा रहा हूं, ठीक है, ये आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगा रहा हूं कि आप खुद भी कुछ जाके देखो। सिर्फ भरोसे मत रहो कि टीचर सब बता देगा मुझे, खुद भी थोड़ा सा पढ़ाई करो। मैंने जैसे आर्टिकल नहीं बताया, पीएमएलए में ट्विन कंडीशंस होती हैं बताया, अभी कंडीशन नहीं बताऊंगा, खुद जाके पढ़ो। ये तुम्हारे समझ लो, ये मैं तुमको पूरा स्ट्रक्चर दे रहा हूं पजल का, मैं तुमको फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा हूं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो, अब ये तुम्हें क्यूरियोसिटी जगनी चाहिए, तुम खुद जाके फिल करो ना, इनको आराम से फिल करो और खुद भी पढ़ो। तुमको इससे क्या है कि तुमने खुद फिल किया, तुम्हें कहीं ना कहीं अब स्ट्रक्चर पूरा याद हो जाएगा। तो हम लोग जिस पे थे उस पे आते हैं। गैंगस्टर एक्ट जो हमारा था उसके अंदर एक चीज हो रही थी कि भाई पीएमएलए की ट्विन कंडीशंस जो बेल के लिए यूज होती हैं वो इसमें लगाई गई थी, और उस वजह से क्या हो रहा था, उस वजह से बेल मिलना अति मुश्किल हो रहा था, बहुत ही कठिन था इस केस इस एक्ट के अंदर बेल मिलना, ठीक है। उसके अलावा आगे कौन से आगे थे इस पे एलिगेशन लगे थे? आगे था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत ही ज्यादा स्कोप बढ़ा दिया है। कैसे? कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं बेसिकली गुंडा एक्ट की, वो अदर स्टेट्स में पहुंचा दी। जैसे महाराष्ट्र का अपना गुंडा एक्ट है, कर्नाटका का है, गुजरात का है। तो आप ऐसे एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही नहीं है, आप उसको अलग अलग स्टेट्स में लाके कहते हैं खड़ा कर दे रहे हो। यूपी में था, कर्नाटका पहुंच गया, गुजरात पहुंच गया, ठीक है, मुंबई पहुंच गया, महाराष्ट्र। तो भाई अलग अलग स्टेट्स में भी इसको एक्सपैंड कर रहे हो। तो दिस इज नॉट अ राइट प्रेसिडेंट दैट सुप्रीम कोर्ट इज सेटिंग। तो इन सब चीजों के मद्देनजर यहां पे एक रिट फाइल होती है कि भाई हम इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। किस आर्टिकल के खिलाफ है? जो आर्टिकल बोलता है एग्जीक्यूटिव की ओवररीच, उसके खिलाफ है, और भी कुछ आर्टिकल के खिलाफ है, अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब इससे हमको दिखता है कि भाई, अब बैकग्राउंड में इसलिए समझाता हूं कि भाई पूरा अच्छे से समझते हुए चलो। और मैं अक्सर पीपीटी पढ़ने यहाँ पे नहीं आता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कवरिंग केसेस। वो पीपीटी पूरी बना के आएंगे, पीपीटी में सब लिख देंगे और एक एक करके यहाँ ऐसे 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 करके पीपीटी पढ़ेंगे। भाई
यार पीपीटी अगर मुझे पढ़नी होगी तो मैं पीपीटी तुम लोगों को हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भिजवा दूंगा। तुम खुद भी तो अक्षर ज्ञान रखते हो ना, खुद भी पीपीटी पढ़ लोगे। भाई क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो, अनपढ़ तो होगे नहीं, पीपीटी खुद भी पढ़ सकते हो। तुम यहाँ क्यों आते हो? अगर आते हो तो तुम यहाँ इसलिए आते हो ना कि सर पढ़ाएंगे तो हमको पूरा अच्छे से कनेक्ट करके डॉट समझाएंगे। तो मेरा काम वो है, पीपीटी पढ़ना मेरा काम नहीं। पीपीटी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को रिवीजन करना आसान रहे, आपके पास बुलेट पॉइंटर्स हैं, कल को आप इस केस को रिवाइज करो, पीपीटी उठा के देख लो, खुद भी उसमें डूडल कर लो अपने टैब वगैरह पे। पीपीटी मैं इसलिए बनाता हूँ। बाकी पीपीटी पढ़ने वाला अगर कोई टीचर है तो चलो, मे द फोर्स बी विद हिम। आगे आते हैं। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैकग्राउंड समझ में आ गया है, ठीक है। अब इश्यूज। अब आप कहोगे सर आप तो पीपीटी पढ़ने जा रहे हो चलो मैं पीपीटी पढ़ के बता दूंगा इश्यूज क्या थे। देखो भाई इश्यू बहुत सिंपल से थे कि पहली चीज, जो पहला इशू था वो तुम्हारा था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का ही, जिसको मैंने तुमको पहले ही बताया कि भाई जो ये प्रोविजन है यूपी गैंगस्टर एक्ट के, वो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं। और सिर्फ यूपी गैंगस्टर एक्ट नहीं, और स्टेट के जो एक्ट हैं साथ में सिमिलर ग्राउंड्स पे हैं, तुम्हारा एमपी, सॉरी एमपी महाराष्ट्र, तुम्हारा कर्नाटका, तुम्हारा गुजरात, जो और भी जगहों पे कहते हैं ऐसे एक्ट बने हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं। ठीक है, ये था हमारा पहला इशू, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। सेकंड इशू क्या था? अब्यूज ऑफ पावर। अब्यूज ऑफ पावर क्या होता है? पावर का गलत इस्तेमाल करना। यहां बोला जा रहा है कि आप एक डीएम के हाथ में एजुडिकेटरी पावर दे रहे हो। देखो यार, सारी पावर ऐसे सेपरेशन ऑफ पावर किया क्यों गया है, डिसेंट्रलाइज करी क्यों गई नहीं? क्यों? क्योंकि एक ऑर्गन के हाथ में सारी पावर आ जाएगी तो वो हो जाएगा व्हाट? वो हो जाएगा अब्सोल्यूट। उसके पास पूरी पूरी पावर है, वो जो मन में आया करेगा, कोई उसका कुछ कर नहीं सकता, कोई उस पर चेक्स एंड बैलेंस ही नहीं लगे हुए हैं। अब यहां डिवीजन हो गया है, एग्जीक्यूटिव अपनी ओवररीच नहीं कर सकता जुडिशरी चेक्स एंड बैलेंस के लिए, लेजिस्लेचर नहीं कर सकता जुडिशरी चेक्स एंड बैलेंस के लिए, जुडिशरी को अपनी लिमिट्स पता है, वो उसके क्रॉस नहीं जा सकती। और ऐसा हुआ है, सुप्रियो केस बोला गया सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई हम लीगलाइज नहीं कर सकते, लीगलाइज वाला काम लॉ बना के होता है, वो काम लेजिस्लेचर का है, उसको अपनी लिमिट्स पता है। तो हर जगह लिमिट्स लगी हुई हैं, चेक्स एंड बैलेंस लगे हुए हैं। अगर आप एक जगह पे एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स में इतनी पावर डाल देते हो कि वो अपने आप ही एजुडिकेशन भी कर सकता है, सजा सुना सकता है, तो फिर जुडिशरी का, कोर्ट्स का मतलब क्या है? तो ये अब्यूज ऑफ पावर है। ये था आपका सेकंड इशू। तीसरा इशू भाई यो था गैंगस्टर लेबलिंग पे। भाई आप लोगों ने क्रिमिनल लॉ में, क्रिमिनल से रिलेटेड है ना, ये जनरल क्रिमिनल लॉ को बाईपास करता है ना, ये क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल है, जो आप लोगों ने अपने यूजी में पढ़ा होगा, आई होप पढ़ा हो, ठीक है। एन अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी। जब तक आप गिल्टी प्रूव नहीं किए गए। अभी जैसे मान लो कोई इंसान है, वो पकड़ लिया गया, उस पर एक्यूजेशन हुआ कि तुमने चोरी करी है, तुमने मर्डर किया है, तो अब भला भला कि भाई एक्यूजेशन जब लग जाता है तभी समाज के पूरे वो बदल जाते हैं तौर तरीके, समाज उसको क्रिमिनल की तरह ही देखने लगता है। बट एक अक्यूज्ड को हमेशा इनोसेंट माना जाता है जब तक उसकी गिल्ट प्रूव ना हो जाए कोर्ट में। इसीलिए अगर कोई फॉल्स एक्यूजेशन हो तो बहुत भयानक फिर डैमेज मिलते हैं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में बहुत डैमेज मिलते हैं, मानहानि, डिफेमेशन में बहुत मानहानि। क्यों? क्योंकि भाई आपकी मानहानि होती है जब आप फंस जाते हो उस केस में। तो हाँ, बात यही है कि भाई आपको, भाई पूरी बात का निचोड़ यही है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस बहुत जरूरी है। आप एक इंसान पे क्या कहते हैं, ठप्पा लगा दे रहे हो गैंगस्टर का, आप उसको प्रॉपर गैंगस्टर बना दे रहे हो मेरली अक्यूज होने से। भाई आप बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे अक्यूज पे डाल दे रहे हो कि तुम प्रूफ करो कि तुमने नहीं किया है कुछ। ये नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? प्रोसिक्यूशन पे मेरे दोस्त, प्रोसिक्यूशन पे होता है। अगर तुमने मर्डर किया है तो तुम पे बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं कि तुम प्रूफ करो कि मैंने नहीं किया है मर्डर, ये प्रूफ तो उन पर है ना बर्डन। भाई जो स्टेट है, स्टेट प्रोसिक्यूट करेगी ना क्रिमिनल ऑफेंस में तुमको, तो सरकार पे प्रूफ है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे पूरा बर्डन है कि तुम प्रूफ करो किसने मर्डर किया है। हाँ, अगर तुम कहते हो कि नहीं मैंने जनरल डिफेंसेस लेने हैं, मैंने इंसैनिटी में किया है, कोई रीजन की वजह से किया, तो फिर तो बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे पे हो जाएगा। बट नॉर्मली बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? प्रोसिक्यूशन पे। और यहाँ पे यूपी गैंगस्टर एक्ट में और गैंगस्टर एक्ट में, किसमें गैंगस्टर एक्ट में, गुंडा एक्ट में किसको दिया हुआ बर्डन ऑफ प्रूफ? जो गैंगस्टर्स को लेबल कर दे रहे हो। एक तो पहले तुम उसको लेबल कर दे रहे हो गैंगस्टर, उसके बाद उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ भी डाल दे रहे हो, ये तो ठीक बात नहीं है ना यार। तो फिर ये थर्ड इशू था। फोर्थ इशू पे आते हैं। फोर्थ इशू क्या था? फोर्थ इशू था आपका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। जुडिशियल कॉम्पिटेंस होती है, सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से जुडिशरी इस अपने एक एरिया से बाहर नहीं जा सकती, लेजिस्लेचर अपने इस एरिया से बाहर नहीं जा सकती, एग्जीक्यूटिव अपने इस एरिया से बाहर नहीं जा सकती। तो भाई लेजिस्लेचर की कॉम्पिटेंस की बात की जा रही है कि वो एरिया क्या है उसका, वो दायरा क्या है। देखो, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास क्या वो अथॉरिटी है कि वो एक ऐसा लॉ बनाए जो गैंगस्टर्स को टारगेट कर रहा हो और सीआरपीसी, आईपीसी, मतलब तुम्हारा बीएनएस और बीएनएसएस सबको ब्रीच करके, ओवरराइड करके आगे निकल जाए? क्या अथॉरिटी है ये? अगर तो है तो भाई कोर्ट डिसाइड करेगी अथॉरिटी है कि नहीं।
क्योंकि जुडिशियल चेक एंड बैलेंस तो कोर्ट ही करेगी ना, कोर्ट ही डिसाइड करेगी ना कि स्टेट की अथॉरिटी है लेजिस्लेचर की। भाई स्टेट लेजिस्लेचर की अथॉरिटी देखो यहाँ पे जुडिशरी डिसाइड कर रही है, सुप्रीम कोर्ट, यही तो है सेपरेशन ऑफ पावर। मैं तुमको केस के साथ एक कंसेप्ट और समझाता चल रहा हूँ सेपरेशन ऑफ पावर, कि देखो कोर्ट डिसाइड कर रही है कि क्या लेजिस्लेचर के पास पावर है कि नहीं स्टेट के, तो इसी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसका पहले नंबर पे इन्होंने एलिगेशन लगाया कि वो ब्रीच कर रहे हो आप, एक्सेस पावर दे रहे हो। तो ये थे 4 इश्यूज इसके, समझ में आया? आज मैंने पीपीटी पे ना पढ़ने का कसम खा ली। चलो चलो, अब मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट तो लिखे नहीं है, तो मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए हैं। Wait a sec, let me drink some water. Wait a sec. Yes. चलो, सॉरी यार थोड़ा मैसेज आ गया था काम का। चलो बात करते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स की। तो पहले बात करेंगे पिटिशनर की, जिन्होंने बोला कि इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है ये, और फिर स्टेट की, गवर्नमेंट की, जिन्होंने एक्ट इनएक्ट किया है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ठीक है, इस पर बात करते हैं अच्छे से। तो भाई पहले नंबर पे तुम देखो आर्ग्यूमेंट क्या दिया पिटिशनर ने, जो मैंने खुद तुमको तेरे समझाता हुआ चल रहा हूँ, सेपरेशन ऑफ पावर। क्यों समझा रहा था, बेवकूफ तो नहीं हो भाई? ध्यान जानबूझ के समझा रहा हूँ भाई, ऐसे समझा रहा हूँ कि भाई काम का है सेपरेशन ऑफ पावर। चलो इस पर एक वीडियो में अलग से लेके आऊंगा, तुम लोग को अच्छे से समझाऊंगा सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या। तो सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ बोला गया कि भाई यूपी गैंगस्टर एक्ट जो है वो यहाँ पे बोथ पावर, जो पुलिस की पावर है, कोर्ट से पावर, और जुडिशरी की पावर है आपकी एडजुडिकेट की, वो दोनों ही डीएम में डाल दे रही है, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहा जाता है उसको। वो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के अंदर दोनों पावर डाल दे रही है, एग्जीक्यूटिव की पावर तो है ही, उसके जुडिशरी की पावर भी है। ये सही नहीं है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। उसके आगे वेग डेफिनेशन बोला कि भाई आप गैंगस्टर की बात कर रहे हो कि भाई फला इंसान गैंगस्टर है, ठीक है चलो गैंगस्टर है। भाई एक इंसान अगर गैंगस्टर है, डेफिनेशन ऑफ गैंगस्टर और गैंग वो बहुत ही ब्रॉड है इस एक्ट के अंदर, कोई ऐसे ये डिफाइंड नहीं है प्रॉपर टर्म में कि यार ये ऐसा ऐसा थ्रेशोल्ड है, ये तुमने किया है तो तुम गैंगस्टर हो, या तुम पे इतने मुकदमे हैं, इतने तुमने सालों से तुमने कहते हैं रिप्लाई नहीं किया अपने केसेस का, ये सब रीजन है तो तुम गैंगस्टर हो। इसमें कोई गैंगस्टर का क्राइटेरिया मेंशन नहीं है, बस तुमको लेबल कर दिया जा रहा है गैंगस्टर, ना ही गैंग का कोई क्राइटेरिया मेंशन है। तो इस बेसिस पे आप क्या कहते हैं एक इंसान को गैंगस्टर लेबल नहीं कर सकते। डबल जोपार्डी पता है कि नहीं पता? डबल जोपार्डी क्या होता है बताओ, किसी को आइडिया डबल जोपार्डी क्या होता है? नो वन कैन बी वेक्स्ड और पनिश्ड ट्वाइस, 20 क्लॉज 2 आर्टिकल, समझे? डबल जोपार्डी, किसी एक इंसान को 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती फॉर सेम ऑफेंस। यहां बोला यही जा रहा है कि कई केसेस में यहां पे लोग जो यूपी गैंगस्टर एक्ट में पनिश किए जा रहे हैं वो ऑलरेडी बेल पे छूट चुके हैं या कोई इससे पहले उनकी सजा हो चुकी है, उनको दोबारा से पनिश किया जा रहा है, विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डबल जोपार्डी, दैट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 4 बेल हार्डशिप। भाई आपने पीएमएलए की ट्विन कंडीशंस इसमें डाल दी हैं, जो कि अपने आप में बेल मिलने को बहुत डिफिकल्ट बना देती हैं। जब बेल मिलना इतना डिफिकल्ट हो जा रहा है एक इंसान के लिए, तो यहां पे क्या हो रहा है इस वजह से ये चीज हो रही है कि इंसान या तो भाई देखो दोबारा एक तो झेल रहा है सजा, उसके बाद वो बेल भी नहीं ले पा रहा है, विच मेक्स इट इवन मोर हार्डर फॉर हिम टू विन हिज केस और फाइट हिज केस और रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। ये यहां पे एक चीज यहां पे क्रिएट हो रही है। आप क्या कर रहे हो, आप यहां पे लाइक विदाउट हैविंग एनी गिल्ट पर्सन's trial has before a person's trial has even begun, आप यहां पे उसके लिए बेल लेना ही मुश्किल कर दे रहे हो, आप उसके लिए सिचुएशन एक लूज कर दे रहे हो, विन विन की तो बात छोड़ दो, आप उसके स्टेबल भी नहीं दे रहे हो सिचुएशन को। ये यहां पे आर्गुमेंट्स थे। उसके अलावा स्टेट के क्या आर्गुमेंट्स थे? पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर कैसे? उन्होंने बोला कि भाई ये लॉ बहुत जरूरी है, दीज काइंड ऑफ लॉज आर नेसेसरी फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। आप इससे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करते हो, आप यहां पे पब्लिक ऑर्डर की बात कर रहे हो। पब्लिक ऑर्डर बहुत जरूरी है कि सोशल ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन रहे, और ऐसे लॉज जो है वो हेल्प करते हैं गैंगस्टर्स को टैप इन करने में, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने में। उसके अलावा डेटरेंस। डेटरेंस का नाम मेरे हिसाब से हर आदमी ने सुना होगा, आज तक नहीं सुना है तो भाई थोड़ी सी समस्या तो है, ठीक है यार। वैसे मेरे को एक कॉल भी आता रहता है बीच बीच में यार, हाँ ठीक है। डेटरेंस का नाम आप सबने सुना होगा। डेटरेंस क्या होता है भाई? आप लोगों ने काइंड्स ऑफ पनिशमेंट सबने सुना है? काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या होता है? थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या होता है? काइंड्स ऑफ पनिशमेंट और कुछ नहीं होता है, ये आपको मिलता है कि भाई एक थ्योरी में एक इंसान किस तरह की थ्योरी से, इंडिया में उसकी रिफॉर्मेटरी थ्योरी यूज होती है कि हमको क्रिमिनल को रिफॉर्म करना है। बट कई क्या कहते हैं चीजें होती हैं भाई, और भी थ्योरी होती हैं। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, आंख के बदले आंख ले लेंगे, किसी ने अगर रेप किया तो हम उसका रेप कर देंगे, किसी ने मर्डर किया तो उसका मर्डर कर देंगे, किसी ने चोरी करी तो हम उसके घर में चोरी करके हाथ काट देंगे, सॉरी उसके घर में चोरी कर लेंगे, मतलब जैसे को तैसा। डेटरेंट क्या है? कोई ऐसी
चीज करना, कोई ऐसी हरकत करना कि सामने वाले के मन में एक डर उत्पन्न हो जाए कि वो दोबारा ऐसे हाथ काटने वाला। तो आपने थेफ्ट करी, आपने चलो नहीं करी, मान लो किसी ने थेफ्ट का क्या कहते हैं अंजाम दिया थेफ्ट को। अब आपने क्या कहते हैं किसी बंदे ने थेफ्ट का क्या कहते हैं क्राइम किया। अब थेफ्ट करने के बाद क्या हो रहा है, वो आदमी जो है वो आदमी के हाथ काट दिए जा रहे हैं। कोई इंसान अगर ईव टीजिंग कर रहा है तो उसका इमैस्कुलेशन कर दिया जा रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये और कुछ नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। क्या सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि आप उसके मन में एक डिटरेंस पैदा कर रहे हो। डिटरेंस क्या पैदा कर रहे हो, आप उसके मन में एक डर पैदा कर रहे हो, डिटर कर रहे हो उसको। अब वो दोबारा से वो क्राइम करने से पहले 50 बार सोचेगा। तो ये बोला इन्होंने कि हमने इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन, जहां बेल भी नहीं मिल रही है, एक इंसान के फेवर में केस भी नहीं, उसको बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस पर डाल दिया, इसलिए क्रिएट किया है कि भाई थोड़ा डिटरेंस क्रिएट हो, थोड़ा उसके मन में डर क्रिएट हो कोई भी गैंगस्टर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने से पहले। सो दीज वर द आर्गुमेंट्स फ्रॉम whom? These were the arguments from state, the governments, specifically the UP government. देख लो भाई कौन सी चीज इन्वॉल्व थी। यूपी गैंगस्टर एक्ट, ठीक है, ये सब मैं भाई पीपीटी प्रोवाइड हो जाएगी, उसको देख लेना, ठीक है। उसके अंदर जो पावर्स दी हुई हैं, आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वालिटी, चैलेंजिंग द आर्बिट्री नेचर ऑफ द लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ठीक है, कि आप बेल से भाई छीन रहे हो राइट टू लाइफ, कहीं उसका ब्रीच कर रहे हो। राइट टू लाइफ में राइट टू लिबर्टी भी है ना यार, उसकी खुल के घूमने की जिंदगी, आप उसको फ्री फंड में जेल में डाल दे रहे हो बिना कोई डबल जो पार्टी करके। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 भी इसमें वॉलेट हो रहा है, 20 क्लॉज 2 सॉरी, डबल जो पार्टी, ठीक है। उसके अलावा सीआरपीसी वॉलेट हो रही है कि भाई सेंट्रल लॉ उसको बाईपास कर दिया जा रहा है स्पेशल लॉ बना के, उसके प्रोसीजर की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो इन सब नेचर की वजह से क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीजें पढ़ लेना, यूपी गैंगस्टर एक्ट पढ़ लेना, 14 आर्टिकल, 21, 20 क्लॉज 2 एंड सीआरपीसी, ये इससे काफी लिंक्ड है, ठीक है। 14 कैसे लिंक्ड है कि भाई राइट टू इक्वालिटी नहीं मिल रही है। 21 और 20 क्लॉज 2 डबल जो पार्टी बता चुका हूँ। 21 किस लिए, राइट टू लाइफ, एक इंसान की लिबर्टी छिन रही है क्योंकि उसको बेल मिलना मुश्किल है। डिसीजन क्या था भाई, देखो डिसीजन यहाँ पे बहुत सिंपल सा आया। पहली चीज आपको लग रहा होगा कि कुछ अच्छा डिसीजन है। आप देखो यार, कोई भी डिसीजन आने से पहले ना आप अपने मन में डिसीजन बना लेते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे डिसीजन थोड़ा सा एक मिनट, वेट अ सेक, यहाँ पे डिसीजन थोड़ा सा वैसा हो गया है, किसी और पीपीटी का लग गया है, ठीक है। लेट मी टेल यू डिसीजन हुआ क्या था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला काम किया, गोल्डन ट्रायंगल, सबको पता ही होगा क्या होता है, उसके प्रिंसिपल को इन्वोक करा। क्या होता है, आर्टिकल 14, 19 एंड 21, कि भाई अगर कोई एक आर्टिकल 40, मान लो हमारा कोई एक रूल बने जो आर्टिकल 14, 19, 21 को ब्रीच करता हो, या 14 को ब्रीच करता हो, तो उसको 19 और 21 के साथ भी रख के देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा, क्योंकि ये तीनों बहुत इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, समझे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले डिसीजन दिया, बोला कि भाई आपको पहले इन सारे पैरामीटर्स पे इस लॉ को एनालाइज करना पड़ेगा। कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, कोर्ट ने एक नोटिस इशू करी, किसको, यूनियन ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि भाई आप अपनी जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है उसको जस्टिफाई करिए। आप खुद में मुझे बताइए, आप इसके तरीके से एनालाइज करके जस्टिफाई करिए मुझे कि आपने जो ये लॉ बनाया है ये सही है कि नहीं। जस्टिफाई इट टू मी योरसेल्फ, आप जस्टिफाई करिए। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर की स्क्रूटनी हुई, सेपरेशन ऑफ पावर की स्क्रूटनी हुई और उस पर बोला गया कि भाई कंसेंट्रेशन ऑफ पावर को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को इन्फ्रिंज तो ये लॉ कर रहा है क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हाथ में पूरी पावर दे रहे हो। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इट बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में रिव्यू लिया गया। बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में रिव्यू लिया गया तो बोला गया कि भाई एक बर्डन ऑफ प्रूफ जो है खासकर बेल के केस में, ठीक है, प्राइमा फेसाई जो है यहाँ पे उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस रूल को। बेसिकली जो बर्डन ऑफ प्रूफ का स्टैंडर्ड इस एक्ट में है वो क्रिमिनल लॉ के जो बेसिक लॉ है हमारा सेंट्रल लॉ, उसके स्टैंडर्ड्स को ब्रीच कर रहा है। ये स्टैंडर्ड तो उसको तोड़ रहा है। क्यों तोड़ रहा है, क्योंकि वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस नहीं रख रहा, बेल की प्रोविजंस को मुश्किल कर दे रहा है। और क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल क्या होता है, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। बेल मिलना रूल है, जेल जाना एक्सेप्शन है। तो ये कहीं ना कहीं उसको ब्रीच कर रहा है। तो अभी के लिए प्रोसीडिंग्स को थोड़ा रोका गया है और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करके स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि जस्टिफाई दिस लॉ टू मी बिकॉज currently as of now this law is breaching multiple angles. It is breaching the golden triangle, article 14, 19, 21 के अगेंस्ट है, ठीक है, राइट टू लाइफ, एक्सप्रेशन लिबर्टी एंड 14 एंड 20 क्लॉज 2 एज वेल, उसको भी ब्रीच कर रहा है डबल जो पार्टी को। उसके अलावा क्रिमिनल लॉ के बेसिक टेनेट जो सेंट्रल क्रिमिनल लॉ बीएनएसएस और बीएनएस में है उसको भी बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत बुरे तरीके से ये ब्रीच कर रहा है। तो इसलिए जस्टिफाई दिस टू मी, हाउ कैन यू, लाइक क्या जस्टिफाई करना है, अपनी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस कि आप लेजिस्लेटिवली कॉम्पिटेंट थे इस लॉ को बनाने के लिए। दिस वाज द एंटायर डिसीजन ऑफ दिस केस। आई होप आपको समझ में आया।
ठीक है, दो डॉक्ट्रिन इसमें यहाँ पे आपके लिए काम की है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो मैं जल्दी का वीडियो, चलो मैं आज बोलता हूँ यहाँ पे, आई मेक दिस अनाउंसमेंट, बहुत जल्द मैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे वीडियो लेके आऊंगा। रूल ऑफ लॉ पे लाऊंगा, पर पहले सेपरेशन ऑफ पावर पे लाऊंगा। आप लोगों को वो वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को पढ़ने के बाद आई डोंट थिंक सो आपको कहीं सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ना पड़ेगा, आपको दिक्कत होगी अगर आपने शिद्दत से उस वीडियो को देख लिया। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन क्या होती है मैं बता चुका हूँ पहले ही, 3 हिस्से में कंपार्टमेंट आपकी डिसेंट्रलाइज करी गई है पावर को, ताकि कोई अपनी पावर को अब्यूज ना कर सके। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ये बता चुका हूँ। क्रिमिनल लॉ में आप प्रिज्यूम करते हो इनोसेंट एक इंसान को, इनोसेंस प्रिज्यूम करते हो अनटिल अनलेस ही इज प्रूवन गिल्टी। ठीक है, ये होता है आपका प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ठीक है, so this was the entire case, and I will again state, please join the Telegram group for more such content, and please subscribe to Level Up Clat PG for more such coverage of cases. I will be bringing the cases of 2025 very soon. You will be uploaded on this channel only, so please subscribe to the channel and like the video if you got to know something very important or you like the content delivery. And thank you for watching. This is George Shukla signing off.